आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना पर बात करने जा रहे हैं जो ना केवल हैरान करने वाली है, बल्कि हमारे सिस्टम और कागजी कार्यवाही की एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई को उजागर करती है। इंसानियत और सिस्टम के बीच कितना बड़ा फासला आ चुका है, ये कहानी उसी का जीता जागता उदाहरण है। चलिए सीधे इस घटना की गहराई में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जब एक आम इंसान कागजों के बोझ तले दब जाता है तो हालात कितने खौफनाक हो सकते हैं। भाग 1 द शॉकिंग वॉक यानी एक खौफनाक सफर। कहानी शुरू होती है ओडिशा के ख्योंझर जिले से, एक ऐसी यात्रा से जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। ये कोई शौक से उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि सिस्टम से मिली हताशा का नतीजा था। चिलचिलाती धूप में 55 साल का एक आदिवासी व्यक्ति जिसका नाम जीतू मुंडा है, पूरे 3 किलोमीटर पैदल चलता है। एक उम्रदराज इंसान के लिए इतनी कड़ी धूप में पैदल चलना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन इस सफर में जो सबसे डरावनी बात थी वो कुछ और ही थी। वो खाली हाथ बिल्कुल नहीं चल रहा था। उसके कंधे पर एक सफेद रंग का भारी बोरा था। अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी भयानक गर्मी में एक 55 साल का बुजुर्ग अपने कंधे पर इतना भारी बोरा लादकर बैंक की तरफ क्यों जा रहा था? आखिर उस सफेद बोरे के अंदर ऐसा क्या था जिसने उसे यह 3 किलोमीटर का सफर तय करने पर मजबूर कर दिया? उस बोरे में जो था वो सच में किसी की भी सोच से परे है। जीतू ने कब्रिस्तान जाकर एक कब्र खोदी थी और उस सफेद बोरे के अंदर किसी और का नहीं, बल्कि उसकी अपनी सगी बहन ककरा मुंडा का कंकाल था, जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई थी। ये कोई डरावनी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि एकदम सच्ची घटना है। एक भाई को अपनी ही बहन की कब्र खोदकर उसका कंकाल बोरे में भरकर बैंक ले जाना पड़ा। ये सचमुच दिल दहला देने वाला है। भाग 2 द ब्यूरोक्रेटिक ट्रैप, नौकरशाही का जाल। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि एक इंसान को इतना खौफनाक और हताश करने वाला कदम उठाना पड़ा? क्या ये कोई पागलपन था या कोई ऐसी मजबूरी जिसे समझने में हमारा पूरा सिस्टम नाकाम रहा? इस पूरी भयानक घटना के पीछे की जो वजह है वो बहुत ही मामूली सी है, सिर्फ 19,300 रुपये। जी हाँ, एक तरफ अपनी ही बहन की कब्र खोदने जैसा भयानक कदम और दूसरी तरफ उसकी वजह मात्र 19,300 रुपये। दरअसल जीतू अपनी मृत बहन के बैंक खाते में जमा इस छोटी सी रकम को निकालना चाहता था। ये हमें दिखाता है कि गरीबों के लिए छोटी सी रकम भी कितनी अहमियत रखती है। इस पूरी स्थिति को समझने के लिए हमें जीतू मुंडा के परिवार की पृष्ठभूमि देखनी होगी। उसकी बहन काकरा मुंडा की सिर्फ 2 महीने पहले ही मौत हुई थी। दुख की बात तो ये है कि काकरा के पति और उसके इकलौते बच्चे का निधन पहले ही हो चुका था। इस दुनिया में उसका अपना कहने वाला सिर्फ एक ही इंसान बचा था, और वो था उसका भाई जीतू मुंडा। कानूनी और नैतिक दोनों ही रूपों से बैंक में जमा उन पैसों पर सिर्फ और सिर्फ जीतू का ही हक था, क्योंकि वही अपनी बहन का आखिरी जीवित रिश्तेदार था। लेकिन यहीं पर सिस्टम और सच्चाई के बीच एक बहुत बड़ा टकराव सामने आता है। एक तरफ बैंक के कड़े नियम हैं जो कहते हैं कि पैसे निकालने के लिए या तो खाता धारक को खुद आना होगा, जो कि इस मामले में मर चुकी है, या फिर उसका डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र लाना होगा। और दूसरी तरफ जीतू की वास्तविकता है। वो एक 55 साल का अनपढ़ आदिवासी व्यक्ति है। उसे कागजी कार्रवाई का क ख ग भी नहीं पता। बैंक के इन रूखे नियमों और जीतू की जमीनी हकीकत के बीच एक ऐसी नौकरशाही की दीवार खड़ी हो गई जिसे पार करना उसके लिए पूरी तरह असंभव था। भाग 3 द अल्टीमेट प्रूफ, अंतिम प्रमाण। जब ये कागजों की दीवार सामने खड़ी हो गई और पैसे निकालने के लिए कई बार बैंक के चक्कर लगाने पर भी उसे खाली हाथ लौटा दिया गया, तो जीतू ने इस समस्या का क्या समाधान निकाला? यहाँ संचार की या कहें कम्युनिकेशन की एक बहुत बड़ी विफलता साफ दिखाई देती है। जीतू को कागजी कार्रवाई के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन इससे भी बड़ी त्रासदी यह है कि बैंक के कर्मचारियों ने उसे ठीक से समझाने की जहमत तक नहीं उठाई। उसे ये बिल्कुल नहीं बताया गया कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कहाँ जाना है, किस अधिकारी से मिलना है या इसकी प्रक्रिया क्या है। अधिकारियों ने बिना कोई सही मार्गदर्शन दिए बस उसे बार बार खाली हाथ वापस भेज दिया। अब जरा उस बेचारे अनपढ़ इंसान के नजरिए से सोचे। कागजों और सर्टिफिकेट की भाषा तो उसे समझ नहीं आती। उसके लिए बैंक वालों को यह साबित करने का केवल एक ही तार्किक तरीका बचा था, और वो था प्रत्यक्ष प्रमाण। उसे लगा कि भाई अगर बैंक वाले मेरी बात नहीं मान रहे हैं तो बहन का कंकाल ही सबसे बड़ा और असली सबूत है कि वो मर चुकी है। बस इसी सोच के साथ उसने सीधा शमशान जाके कंकाल निकाला और बैंक की तरफ चल पड़ा। उसके लिए ये कोई अपराध नहीं था, ये तो अपना हक मांगने का आखिरी और सबसे सीधा रास्ता था। भाग 4 व्हेन इंस्टीट्यूशंस फेल, जब संस्थान विफल हो जाते हैं।
इस पूरी घटना को सिर्फ एक व्यक्ति की दुखद कहानी के रूप में नहीं देखा जा सकता। जब हम तस्वीर को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं तो ये एक बहुत बड़े सिस्टम की नाकामी का प्रतीक बन जाती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे बनाए गए संस्थान काम कैसे कर रहे हैं। भाई, ग्रामीण बैंकों की स्थापना के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये बैंक खास तौर पर इसलिए बनाए गए थे ताकि गरीब, अनपढ़ और हाशिए पर रहने वाले आदिवासी समुदायों तक बैंकिंग की सुविधा पहुंचाई जा सके। इन संस्थानों की नींव ही इस बात पर रखी गई थी कि ये उन लोगों की मदद करेंगे जो मुख्य धारे की जटिलताओं को नहीं समझते। जीतू मुंडा ठीक उसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसके लिए ये ग्रामीण बैंक वजूद में आए थे। और यहाँ एक बहुत ही कड़वी विडंबना सामने आती है। प्रक्रिया कितनी सरल थी, बस 3 छोटे से कदम, तहसील जाओ, सरपंच से मिलो और कागज बनवा लो। अगर बैंक के किसी भी कर्मचारी ने थोड़ी सी भी इंसानियत और सहानुभूति दिखाते हुए जीतू को यह बात समझा दी होती तो इस भयानक घटना को आसानी से रोका जा सकता था। कागजों के पीछे भागते भागते हम इंसानी संवेदनाओं को कितना पीछे छोड़ आए हैं, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो अंत में ये विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और विचलित करने वाला सवाल खड़ा कर देता है। अगर हमारे ग्रामीण बैंक, जो बने ही ग्रामीणों के लिए हैं, अपने सबसे कमजोर और जरूरतमंद ग्राहकों का मार्गदर्शन नहीं कर सकते, अगर वे उन्हें एक साधारण सी कागजी प्रक्रिया नहीं समझा सकते, तो फिर ये संस्थान वास्तव में किसके लिए बनाए गए हैं? क्या इनका उद्देश्य सिर्फ फाइलों का पेट भरना है, या फिर उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? इस विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए।